राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ बच्चों ने लिखा था, मैडम क्वेश्चंस लेकर के आइए, हमें क्वेश्चंस बताइए पहले की तरह। और बच्चों, आज मैं फूड ग्रुप्स एंड बैलेंस डाइट से संबंधित प्रश्न लेकर के आई हूँ आपके बीच में। देखती हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं और कितने बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है जो सुन लो। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया ने आरडीए डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन आपके पास है 1981 1981, 1980 1980, 1964 1964 और 1975। जिन बच्चों ने थोड़ी तैयारी की होगी उनको तो पक्का याद होगा कि सबसे पहले न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी ने आरडीए के लिए कब रिकमेंड किया था, किस ईस्वी में किया था। उसके बाद तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। 1980 में हुआ या 81 में हुआ या 1964 में हुआ या 1975 में। आंसर मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि आंसर नहीं बताऊँगी, आप ढूंढो तो फिर आप मुझे कहोगे मैडम आपने आंसर नहीं, मुझे नहीं बताया। आंसर साथ के साथ बता दीजिए। इसका आंसर है 1981। सबसे पहले न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हेतु सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में, जिसमें बताया गया था कि ओल्ड एज पर्सन को प्रोटीन कितना चाहिए, बच्चों को कितना चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, कौन सा विटामिन कितना चाहिए। उसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा 1981। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये कि फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड नेशनल रिसर्च काउंसिल USA ने डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे पहले शुरुआत किस ईस्वी में की थी? अभी तो मैंने पूछा था ICMR इंडिया के लिए, अब मैं पूछ रही हूँ USA के लिए। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड न्यूट्रिशनल रिसर्च काउंसिल USA ने डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे पहले शुरुआत किस ईस्वी में की थी? ऑप्शन है आपके पास 1980, 1981, 1964 या 2020। करेक्ट आंसर है 1980। सबसे पहले ऐसे याद कर लो कि सबसे पहले भारत से पहले अमेरिका ने किया था, USA ने पहले किया था। USA का फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने सबसे पहले किया और उसके बाद भारत ने किया। मतलब अमेरिका का फॉलोअर भारत हुआ, ऐसे याद कर लो। 1980 में अमेरिका ने किया और उसके बाद भारत ने 1981 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी ने शुरुआत की थी आरडीए की, कि सबसे पहले 81 में शुरू हुआ था कि हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, प्रेग्नेंट मदर को कितना चाहिए, लैक्टेटिंग मदर को कितना चाहिए। यद्यपि 2020 में आते आते काफ़ी डेटा चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ से हम जो लेकर के आए थे वो हमारे विदेशी कंसेप्ट से रिलेटेड थे। इंडिया का कल्चर अलग है, यहाँ की क्लाइमेट अलग है, यहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है, यहाँ की बॉडी साइज अलग है। तो धीरे धीरे 2010 में भी इसमें काफ़ी चेंजेज आया, 2020 में भी काफ़ी चेंजेज आया। तो मैं उसको तो बाद की बात है, मैं बाद में बताऊँगी। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये कि ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट
ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हेतु कब की गई थी? WHO ने कब इसको शुरू किया था? ऑप्शन आपके पास 1980, 1964, 1974 और 1971। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर है 1974। कैसे याद करोगे कि सबसे पहले FAO और WHO ने डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए शुरुआत की थी 1974 में। तब किया था USA ने और तब हुआ भारत में। ऐसे याद कर लोगे, 1974 सबसे पहले हुआ था, WHO ने किया था। इसके बाद US के फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने किया था। उसके बाद भारत के ICMR के न्यूट्रिशन बोर्ड कमेटी ने किया, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी ने किया था 1981 में। ठीक है, और भी से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे मैं बताऊंगी, पार्ट 2 में बताऊंगी। अभी तो मैं पार्ट 1 के बारे में बता रही हूँ, इतना सारी चीज़ें। चौथा आपके पास क्वेश्चन है, वो ये है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कौन से कारक हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी से दे देंगे। पहला है ऑप्शन फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा है राइटिंग एबिलिटी, तीसरा है थिंकिंग एबिलिटी, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन। अभी मैंने कल ही बताया था ना कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, 30% to 35%। क्वेश्चन बहुत सरल होता है जिसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भूल जाते हैं। तो देखिए, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ऑप्शन आपके पास फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा है राइटिंग एबिलिटी, तीसरा है थिंकिंग एबिलिटी और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? द करेक्ट आंसर इज फिजिकल एक्टिविटी। कैलोरी रिक्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले कारक हैं फिजिकल एक्टिविटी। जितना फिजिकल एक्टिविटी करोगे कैलोरी रिक्वायरमेंट उसी तरह से बढ़ेगी या घटेगी। जैसे जो हेवी वर्कर हैं, कठिन श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका कैलोरी डिमांड भी ज़्यादा होता है। जो लेबर ग्रुप के होते हैं उनकी कैलोरी डिमांड ज़्यादा होता है। जो मेंटल वर्क करते हैं उनकी कैलोरी डिमांड कम होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। करेक्ट आंसर इज फिजिकल एक्टिविटी। कुछ बच्चे इसमें सोचेंगे राइटिंग एबिलिटी भी हो सकता है इसमें, थिंकिंग एबिलिटी भी हो सकता है इसमें, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है इसमें, पर मोस्ट सुटेबल आंसर हमको ढूंढना होता है। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल उपयुक्त आंसर है वो हमको देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, निम्न में से कौन ऐसा कारक है जो कैलोरी रिक्वायरमेंट को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन ऐसा कारक है जो कैलोरी रिक्वायरमेंट को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन आपके पास एज एंड सेक्स, दूसरा है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, तीसरा है बॉडी साइज एंड कंपोजिशन और चौथा है नन ऑफ द एबव। इस तरह के क्वेश्चंस भी खूब आते हैं कि निम्न में से कौन ऐसा कारक है जो कैलोरी रिक्वायरमेंट को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन आपके पास है एज एंड सेक्स, सेकेंड है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, थर्ड है बॉडी साइज एंड कंपोजिशन और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज
चौथा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि एज एंड सेक्स भी कैलोरी रिक्वायरमेंट को प्रभावित करता है। महिलाओं को कम कैलोरी की जरूरत होती है पुरुष की तुलना में। छोटे बच्चों की कम जरूरत होती है कैलोरी की बढ़ते बच्चों की तुलना में। तो एज और सेक्स ये दोनों ही प्रभावित करते हैं, तो एक ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट भी कैलोरी रिक्वायरमेंट को प्रभावित करता है। सर्दी के मौसम में ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी के मौसम में हमारी बॉडी को कम कैलोरी की डिमांड होती है, याद रखना आप। सर्दी में इसीलिए तो हम खा लेते हैं, गोंद के लड्डू खा लेते हैं, तिल के लड्डू खा लेते हैं, और जो खाते हैं हमें पच भी जाता है, क्योंकि ठंड में हमारी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो जो ठंड प्रदेश के लोग होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं। गर्म प्रदेश के लोग हैं वो कम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। अगर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन कम होगा तो प्रोटीन की मांग क्या होगी? अगर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, कुल प्रोटीन यूटिलाइजेशन कम होगा तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कम होगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं केवल और केवल आपसे मांगती हूँ, इसका आंसर आप ढूंढ के मुझे देंगे कि अगर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन कम होगा तो प्रोटीन की मांग बढ़ेगी, घटेगी, कोई प्रभावित नहीं होगा, या यह ऑप्शन ही सही नहीं है। तो मैं अपने शब्दों के ही विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बच्चे, बाय। और जो मैं पढ़ा रही हूँ वह आपके पीएचडी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के बच्चों के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शायद इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बहुत कम आते होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर मुझे बताइए क्या करेक्ट है और क्या करेक्ट नहीं है। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचे। ठीक है, राधे राधे।